नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल स्वागत करता हूं आपका सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर की यदि मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी एक यूनिट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे कोटा यूनिवर्सिटी हो, एक क्वेश्चन यहाँ से 101% पूछा जाता है। और आज के इस लेक्चर को, आज की इस यूनिट को हम कंप्लीट करने वाले हैं एक ही लेक्चर के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? तो जितने भी हाई मोलर मास वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन हो गया, आपका पर्णहरित हो गया, विटामिन B12 हो गया, पॉलीथीन हो गया और पॉलीस्टाइरीन हो गया। इसके बाद बात करते हैं पॉलीमर की। तो ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल जिनका निर्माण रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? पॉलीमर कह देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, नायलॉन 66। अब देखिए, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जैसे पॉलीथीन है तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है एथीन से, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 की N यूनिट मिलकर, या इनका जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो यहाँ से हमें मिलती है क्या? पॉलीथीन। यहाँ से हमें क्या मिलती है? पॉलीथीन। तो ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल जिनका निर्माण रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से होता है आपके क्या कहलाते हैं? पॉलीमर कहलाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सभी माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। जितने भी पॉलीमर हैं, चाहे पॉलीथीन हुआ, चाहे पॉलीस्टाइरीन हुआ, चाहे पीवीसी हुआ, चाहे नायलॉन 66 हुआ, ये सभी माइक्रोमोलिक्यूल हैं क्योंकि इनका मोलर मास कैसा होता है? हाई होता है। लेकिन सभी माइक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर हो ऐसा संभव या ऐसा आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन जो है एक माइक्रोमोलिक्यूल होता है, ना कि एक पॉलीमर। पर्णहरित की बात करूं, पर्णहरित क्या है? एक माइक्रोमोलिक्यूल है, ना कि एक पॉलीमर। ठीक है ना? आगे बात करते हैं मोनोमर्स। तो मोनोमर्स क्या होता है? जैसे अभी एथीन से हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, किसका? एथीन से हम फॉर्मेशन कर रहे थे, या एन यूनिट ऑफ एथीन से हम फॉर्मेशन कर रहे थे, किसका? पॉलीथीन का। अब पॉलीथीन का फॉर्मेशन हम किससे कर रहे थे भैया? एथीन से। तो एथीन क्या है? यहाँ मोनोमर है। तो एक पॉलीमर का निर्माण करने वाली रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? आपकी मोनोमर होती है। वो आपके क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं। उसके बाद देखो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मोनोमर जो होता है, मोनोमर से पॉलीमर का बनना या पॉलीमर बनने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन। ये देखिए, मैंने एक इथिन मोनोमर ले रखा है, इस इथिन मोनोमर से आपका क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। आगे पॉइंट आता है हमारा ऑलिगोमर्स। ऑलिगोमर्स की यदि बात की जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मोनोमर्स की संख्या क्या होती है? कम होती है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मोनोमर्स की संख्या कम हो वो आपके कहलाते हैं ऑलिगोमर्स। पॉइंट नंबर 6 में मैं बात करता हूँ, पॉलीमर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। और दो तरह के किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया? तो पॉलीमर के बैकबोन में प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बेसिस पर इनको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक थे आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर और दूसरे थे आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर की बात करूँ तो ऑर्गेनिक पॉलीमर का जो बैकबोन होता है वो जनरली कार्बन से बना होता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक पॉलीमर में बात करूँ तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बैकबोन में कार्बन प्रेजेंट नहीं होती है। ऑर्गेनिक पॉलीमर में कार्बन प्रेजेंट होता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, इसके अलावा सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि प्रेजेंट पाए या आदि प्रेजेंट हो सकते हैं। जितने भी आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर होंगे इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सिंपल होगी, जबकि आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो होंगे उनकी स्ट्रक्चर एक तरह से जटिल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर्स होंगे। इसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर जो होते हैं ज्वलनशील होते हैं, जबकि आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो होते हैं अज्वलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आपके एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो होते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, क्योंकि जर्नली यदि बात करें हम बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में
इनऑर्गेनिक पॉलीमर वाला पोर्शन दिया हुआ है और इनऑर्गेनिक पॉलीमर में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सिलिकॉन्स और फॉस्फीन से। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिलिकॉन्स के बारे में। देखिए सिलिकॉन्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूं इनकी जर्नल मोनोमर यूनिट जो होती है वो होती है R2SiO। ये मोनोमर यूनिट मिलकर के क्या करती है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। अब इनका नाम सिलिकॉन क्यों पड़ा? इनका नाम सिलिकॉन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जर्नली या इनका सेम फॉर्मूला होता है लगभग किसके जैसा, कीटोन्स के जैसा, यानी कि R≡COR। इनको हम कहते हैं कीटोन्स और इसको हम कह देते हैं सिलिकॉन्स। ठीक है, इसलिए इनका नाम जनरली हम क्या कह देते हैं, सिलिकॉन्स। ठीक है, लेकिन यदि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। दोनों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं होती है। आगे देखो, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो आपका सिलिकॉन्स जो होते हैं इनके पॉलीमर तीन तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एक तो होता है लीनियर सिलिकॉन, दूसरा होता है आपका क्रॉस लिंक्ड या 3D सिलिकॉन्स, और तीसरा हमारा होता है क्या, साइक्लिक सिलिकॉन्स। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन के अंदर जनरली हम कौन सा मोनोमर यूज कर रहे थे, R2SiO। यहाँ पे सिलिकॉन का जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर के अंदर जितने भी मोनोमर हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने इनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट है आपका लीनियर सिलिकॉन्स, सेकंड है आपका क्रॉस लिंक्ड या 3D सिलिकॉन्स, और थर्ड है आपका साइक्लिक सिलिकॉन्स। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर सिलिकॉन्स। तो देखिए लीनियर सिलिकॉन्स जो होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो मोनोमर है R2Si, ये आपका लीनियरली अरेंज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास R2SiO एक मोनोमर, ये R2SiO का दूसरा मोनोमर, ये R2SiO का तीसरा मोनोमर, और इस तरह से n मोनोमर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं लीनियरली फॉर्म में। तो यहां मैंने इसको कह दिया लीनियर सिलिकॉन्स। आगे देखिए, सेकंड हमारे होते हैं क्रॉस लिंक्ड या 3D सिलिकॉन्स। देखिए यहां ये जो सिलिकॉन्स होते हैं, यहां जितनी भी मोनोमर यूनिट होती है वो लीनियरली अरेंज तो होती है, लेकिन साथ साथ वहां पे ऑक्सीजन के द्वारा वो क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड रहती है। ठीक है, कैसे, देखिए यहां पे हमारा ये एक मोनोमर है, यहां देखिए सिलिकॉन का ये दूसरा मोनोमर, यहां ये सिलिकॉन का तीसरा मोनोमर, और यहां ये सिलिकॉन का यहां एक R और है, चौथा। ठीक है, देखिए ये लीनियरली अरेंज तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये इंटरकनेक्टेड है किससे, ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ पे हमारे कौन से पॉलीमर बने, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या 3D सिलिकॉन्स। आगे देखिए, थर्ड में बात करता हूँ साइक्लिक सिलिकॉन्स। साइक्लिक सिलिकॉन्स के अंदर क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म बन जाती है। जैसे हमारे पास मोनोमर यूनिट थी R2Si, तो ये मैंने एक मोनोमर लिया R, इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ये मैंने एक सिलिकॉन का दूसरा मोनोमर लिया R, यहाँ मेरे पास ये ऑक्सीजन आपस में इंटरकनेक्टेड, ये सिलिकॉन का दूसरा मोनोमर R, इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड। तो आप देखोगे यहाँ से जो पॉलीमर हमें मिला है वो कौन सी फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, साइक्लिक सिलिकॉन्स। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेथड के अंदर हम बात करते हैं, यदि मैं एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेता हूं और इसको सिलिकॉन के साथ ट्रीट करवाता हूं 300 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ से मुझे मिलता है डाई एल्किल सिलेन। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डाई एल्किल सिलेन। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ इस तरह, Si
आर आर एक्स एक्स, ये मेरा होता है क्या भाई, डाई एल्किल स्लेन। ये है मेरा क्या, डाई एल्किल स्लेन। जैसे ही मैं इस डाई एल्किल स्लेन को या इस डाई एल्किल स्लेन का करवाता हूं क्या, हाइड्रोलाइसिस, जैसे ही मैं इसका करवाता हूं यहां से क्या, हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद यहां से मेरे 2HX मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और मुझे मिल जाएगा क्या, SiR। यहाँ से हेलोजन बाहर और यहाँ क्या जुड़ गया आके, OH। इसको मैंने बोल दिया डाईऑल स्लेन। ये मुझे मिल गया यहाँ से क्या, डाईऑल स्लेन। नेक्स्ट स्टेप में मैं डाईऑल स्लेन को या डाईऑल स्लेन का क्या करवा देता हूँ, कंडेंसेशन। यहाँ से मैंने इस डाईऑल स्लेन का करवा दिया क्या, कंडेंसेशन। और जैसे ही मैं यहाँ इसका कंडेंसेशन करवाता हूँ, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ से मुझे मिलेगा जैसे ही मैं इसका पॉलीमराइजेशन करवाता हूँ, पॉलीमराइजेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा सिलिकॉन का लीनियर पॉलीमर। सिलिकॉन का यहाँ से मुझे मिल गया क्या, लीनियर पॉलीमर। यहाँ से मुझे सिलिकॉन का ये मिल गया क्या भाई, लीनियर पॉलीमर। अब देखिए, मान के चलो मुझे बनाना है क्या, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, सिलिकॉन का क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो मैंने एल्किल हैलाइड लिया और इस एल्किल हैलाइड को सिलिकॉन और हैलोजन के साथ ट्रीट किया 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही मैं इसको 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता हूँ, यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये मॉलिक्यूल। और जैसे ही इस मॉलिक्यूल को मैं वाटर के साथ ट्रीट करवाता हूँ, जैसे ही मैं इसका करवाता हूँ क्या, हाइड्रोलाइसिस, जैसे ही मैं इसका करवाता हूँ क्या, हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से मेरे 3HX बाहर निकल जाएंगे और मुझे यहाँ से मिल जाएगा क्या, ट्राईऑल स्लेन। यहाँ से मुझे मिल गया क्या, ट्राईऑल स्लेन। अब इस ट्राईऑल स्लेन का मैं करवा देता हूँ क्या, कंडेंसेशन। ये मुझे यहाँ से मिल गया क्या भाई, ट्राईऑल स्लेन। जैसे ही मैं इस ट्राईऑल स्लेन का कंडेंसेशन करवाता हूँ, R SiOH OH OH, और मॉलिक्यूल लिए मैंने R OH 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 Si R OH 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 Si OH 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 R। कंडेंसेशन का मतलब यहाँ से मेरे 4 मॉलिक्यूल किसके बाहर निकल गए, वाटर के। यहाँ से मेरे 4 मॉलिक्यूल किसके बाहर निकल गए, वाटर के। जैसे ही मेरे यहाँ से 4 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकलते हैं कंडेंसेशन के द्वारा, मुझे यहाँ, ठीक है, चलिए
आगे बात कर लेते हैं हम सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज़ की। आगे हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, सिलिकॉन्स की यदि प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सिलिकॉन्स जो होते हैं जनरली 3 फॉर्म के अंदर पाए जा सकते हैं। ये पाए जा सकते हैं आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर, ग्रीस फॉर्म के अंदर, इसके साथ साथ ये सॉलिड फॉर्म के अंदर भी पाए जा सकते हैं। यदि सिलिकॉन्स कैसे हैं, लोअर सिलिकॉन है तो वो आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। इसके अलावा इंटरमीडिएट बीच के सिलिकॉन्स है तो वो आपके ग्रीस फॉर्म में, और हायर सिलिकॉन्स है तो वो आपके सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे। इसके अलावा बात करूँ सिलिकॉन्स की जो नेचर है वो डिपेंड करती है सिलिकॉन के साथ जुड़े एल्किल ग्रुप के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो सिलिकॉन्स जो होते हैं ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और साथ साथ अदर पोलर सॉल्वेंट जितने भी होते हैं उन सभी में ये क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करूं तो सिलिकॉन जो होते हैं थर्मली स्टेबल होते हैं। इसका मतलब इनको हीट करने पर ही आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। दे आर थर्मली स्टेबल एंड कांट डिकम्पोज अप टू 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस। 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पर भी ये कैसे होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन यदि इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करते हैं इनके यूजेस की। तो सिलिकॉन्स जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है इंसुलेटर के रूप में, क्योंकि सिलिकॉन्स जो होते हैं इंसुलेटर के रूप में इनका या इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होती है उनमें इंसुलेटर के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। क्योंकि सिलिकॉन्स जो होते हैं जलने पर भी काले नहीं पड़ते हैं, और जलने पर काले नहीं पड़ते हैं इसलिए इनका यूज़ विद्युत मोटर एवं विद्युत के अन्य उपकरणों में किया जाता है। इसके अलावा वाटरप्रूफ कोटिंग ऑफ पेपर में भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कांच के रेसे एवं कांच की रुई, ग्लास बोल और ग्लास फाइबर्स बनाने में भी सिलिकॉन का यूज या सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा रंग रोगन में यदि थोड़ा सा सिलिकॉन मिला दिया जाए तो धूप, पानी एवं गर्मी से जो रंग रोगन है वो फीका नहीं पड़ता है और लंबे समय तक अच्छा और प्रभावी बना रहता है। ये कुछ यूजेस थे किसके, सिलिकॉन्स के। और यहां आके हमारा सिलिकॉन क्या हो जाता है, कंप्लीट। आइए बात करते हैं फॉस्फोजीन्स की। फॉस्फोजीन जो है ये एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। और इस फॉस्फोजीन के अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो होते हैं वो अरेंज होते हैं अल्टरनेट मैनर के अंदर। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन अरेंज होते हैं अल्टरनेट मैनर के अंदर। यदि मैं बात करूं जर्नल फॉर्मूले की तो यहां जर्नल फॉर्मूला हमारा होता है PnX2n, जहां n की जो वैल्यू है ये 327 हो सकती है, और x जो है ये हमारी कोई मोनोवैलेंट ग्रुप है। मोनोवैलेंट ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3OH, C6H5 ETC। जर्नली कॉमन फॉस्फीन्स जो होते हैं वहां हम यूज करते हैं क्या, क्लोरीन। हैलोजन के स्थान पर हम जनरली यूज क्या करते हैं, क्लोरीन। तो हम कह सकते हैं यहां PnCl2n। और यहां n की वैल्यू जो होती है वो जनरली कितनी होती है, 3 होती है। यहां n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जनरली 3 होती है। तो हम इसको कह सकते हैं ट्राई फॉस्फोजीन्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरली ट्राई फॉस्फोजीन्स, PnCl2 3। इसको हम बोल सकते हैं ट्राईफॉस्फोजीन्स, क्योंकि ट्राईफॉस्फोजीन जो होता है वो जनरली कमर्शियली फॉस्फोजीन्स होता है। ये जो ट्राईफॉस्फोजीन है ये जनरली कौन सा फॉस्फोजीन है, कमर्शियली, ज़्यादातर उद्योगों में यही यूज में आता है। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की यदि बात करें तो हमें यहाँ ओनली 2 मेथड के बारे में डिस्कस करना है। यदि मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लूँ, उसके 3 मोल लिए और अमोनिया के साथ मैंने इसको रिएक्ट करवाया और हीट किया, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा PnCl2 का होल थ्राइस, और साथ में बाहर निकल जाएगी HCl। ये मुझे मिल गया यहाँ से ट्राईफॉस्फोजीन्स। इसी तरह मैं यदि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लेता हूँ और इसको हीट करवाता हूँ अमोनियम क्लोराइड के साथ,
यहाँ से भी मुझे मिल जाएगा क्या, PnCl2 होल थ्राइस प्लस 12 HCl। यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया, 12 HCl। ये मैंने बात करी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉस्फोजीन। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर यदि मैं बात करूं तो ये लिक्विड होता है और लिक्विड होने के साथ साथ ये कलरलेस होता है। लिक्विड होने के साथ साथ ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसकी जो गंध होती है वो तीखी गंध होती है। इसकी गंध होती है वो कैसी होती है, तीखी गंध होती है। और जितने भी पोलर सॉल्वेंट हैं, पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल H2O, अमोनिया, इन सभी में ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। इन सभी में ये कैसा होता है भाई, सॉल्युबल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने बात की इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में हमने बात की किसकी, फॉस्फोजीन और सिलिकॉन्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।